किया है सरकार ने इस साल के बजट में, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, जहन में है। आज उन्हीं को हम आंसर करने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। और क्रिप्टो करेंसी टैक्स जिसकी बात हर कोई कर रहा है, उसकी क्या हाइलाइट्स रही बजट में, सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करते हैं ये जानकारी देते हुए। तो सबसे पहले देखिए, क्रिप्टो करेंसी से जो आय है उस पर 30% का टैक्स लगेगा, ये सरकार ने इस बजट में कहा। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी नाम नहीं लिया, लेकिन वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम लेते हुए इन सभी चीजों को एड्रेस किया। उसके आगे उन्होंने कहा कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट से नुकसान है उसे किसी दूसरे लाभ से आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते। अक्सर क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल एसेट्स में डील कर रहे हैं, एक एसेट में लॉस हुआ, दूसरे में प्रॉफिट, तो आप नेट जो है उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्रिप्टो से लॉस हुआ है और आपका स्टॉक्स में प्रॉफिट है तो आप उसके अगेंस्ट उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। वहीं क्रिप्टो करेंसी अगर आपको गिफ्ट के तौर पर मिली है, अगर आपको क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स रिसीव हुए हैं, आपके दोस्त ने आपको एक बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया, पहली बात तो आपके दोस्त को बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा, लेकिन चलिए समझ लीजिए आपको गिफ्ट दे दिया आपके दोस्त ने एक बिटकॉइन, तो फिर आपको उस पर टैक्स देना होगा। वहीं खरीद लागत को छोड़ खर्च पर कोई भी कटौती जो है वो स्वीकार्य नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है? आम बिजनेसेस में क्या होता है, जब आप एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है प्रॉफिट्स में, इसमें वो नहीं होगा। आखिर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया जो है वो सरकार लेकर आएगी, 2022 से 23 में ये पेश होगा। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. तो इस पर जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या क्रिप्टो एंथुसियास्ट हैं उनके क्या जज्बात रहे वो आपको सुनाते हैं। I just feel like I'm being discouraged as a common man from. मुझे लगता है कि भविष्य का एक फाइनेंशियल सिस्टम जो भविष्य की तकनीक पर आधारित है, तो एक आम आदमी के तौर पर उसे अपनाने के लिए मुझे हतोत्साहित किया जा रहा है। ये अगर मगर की जगह कब का सवाल है, और जब ऐसा होगा कि बिटकॉइन और इथेरियम जैसी करेंसियां सारी दुनिया में स्वीकार हों, तो मैं ऐसी स्थिति में रहूं जहां मेरे पास पर्याप्त करेंसी हो। I have plenty of it already and this right now is a perfect time. मुझे लगता है कि 30% टैक्स पर्सनली बहुत ज़्यादा है। बाकी देखते हैं, गवर्नमेंट ने कम से कम एक स्टेप लिया, इससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट क्रिप्टो को लेकर सीरियस है, तो हमें कल के दिन कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। There's bit of lack of clarity on this. थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। मैं अपनी क्रिप्टो को एक्सचेंज से बाहर ले जाकर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में डाल सकता हूं। सरकार ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेगी? Like thing to see. कि अगर हमें एक पे प्रॉफिट हुआ और एक पे लॉस हुआ तो क्या उसके डिफरेंस अमाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ेगा या सिर्फ ओनली प्रॉफिट्स पे देना पड़ेगा? सो देयर इज अ लॉट ऑफ हसल गोइंग ऑन, बट स्टिल इंडिया क्रिप्टो फ्यूचर के बारे में सोच रही, विच इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हैसल इन्होंने कहा, ऐसी ही बहुत सारी कंफ्यूजन या हैसल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स या एंथुसियास्ट हैं। अब उनके क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं क्रिप्टो टैक्स को लेकर, उन्हें अब हम एड्रेस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल वो लोगों के मन में है कि टैक्स केवल प्रॉफिट पर लगेगा या खरीदने बेचने पर भी लगेगा? तो इसका जवाब है कि टैक्स आपको केवल प्रॉफिट पर ही देना पड़ेगा। अगर आप होल्ड भी कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। अगला सवाल, क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट में नुकसान की दूसरे लाभ से भरपाई हो सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। इसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर एक स्टॉक, समझ लीजिए आपने क्रिप्टो करेंसी से आपको लॉस हुआ और दूसरी तरफ जो स्टॉक्स जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां पर आपको फायदा हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसके प्लस माइनस करके जो नेट है उसके ऊपर जो अपना टैक्स है वो डिक्लेयर करूं, तो वैसा नहीं होने वाला है। अगला सवाल, मुझे टैक्स कब से चुकाना होगा? तो इसका जो निर्धारण है साल 2023 से 2024 के असेसमेंट ईयर से होगा, यानी जो इस बार का वित्तीय ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, उसके दौरान क्रिप्टो लेन देन से हुई सभी आय पर टैक्स देना होगा। यानी साल 2022 की पहली अप्रैल से आपकी क्रिप्टो कमाई पर, आपके क्रिप्टो प्रॉफिट पर आय जो है वो आपको देना होगा।
एक और सवाल, क्या मुझे टीडीएस भी देना होगा? तो उसका जवाब है हां, देना होगा। वो है 1% का। तो एक तरफ 30% टैक्स है, दूसरी तरफ 1% का टीडीएस है। अगला सवाल, अगर मुझे मेरा वेतन क्रिप्टो में मिलता है तो क्या मुझे 30% टैक्स देना होगा? बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनीज हैं उसमें काम करते हैं, और उनकी जो कमाई है वो क्रिप्टो करेंसी में होती है, उन्हें सैलरी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर मिलती है। तो इसका जवाब है हां, क्योंकि आपकी भले आपको वो वेतन मिल रही है तो आपको वेतन वाला टैक्स नहीं लगेगा, आपके ऊपर क्रिप्टो करेंसी वाला टैक्स ही लगेगा। आखिरी सवाल, तो क्या अब हमारे पास एक क्रिप्टो कानून है? तो इसका जवाब है नहीं, कानून नहीं आया है, रेगुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन लेजिटिमाइज जरूर हो गया। ये वैध जरूर है क्योंकि इस पे आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी अब हमारे देश में रेगुलेट हो गई है, क्योंकि अभी कोई अलग से वो रेगुलेशन नहीं आई है। एक और सवाल, क्या बिटकॉइन अब करेंसी है? तो जवाब है नहीं, बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसियों की डिजिटल एसेट्स के तौर पर मान्यता है। ये डिजिटल एसेट हैं, लीगल टेंडर नहीं है। आखिरी सवाल, क्या अपने पास क्रिप्टो रखने पर भी मुझे टैक्स देना होगा? ये मैंने पहले क्वेश्चन में एड्रेस कर दिया था कि नहीं, सिर्फ प्रॉफिट पर ही टैक्स देना होगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। एनडीटीवी के सुनील प्रभु ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बजट पेश होने के बाद, निर्मला सीतारमण की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनसे उन्होंने सवाल पूछा था कि क्रिप्टो के करेंसी एस्पेक्ट के बारे में उनका क्या कहना है। तो उन्होंने ये जवाब दिया, A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. There will be a transaction, TDS, imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that every transaction gets taxed. तो देखिए, सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम इसे एसेट मान रहे हैं, करेंसी नहीं मान रहे हैं। करेंसी वही होती है जो सेंट्रल अथॉरिटी इशू करे। वहीं इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट यहां पर यह है कि सेंट्रल अथॉरिटी ना हो, यही क्रिप्टो करेंसी का आधार है जब इसे बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे देश में इसे एसेट्स की तरह फिलहाल जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि इस पर टैक्स जो है वो लागू कर दिया गया है। अब इस पर चर्चा करते हैं हमारे मेहमान के साथ, जिनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और इंटर मिनिस्टेरियल कमिटी जिसने 2019 का क्रिप्टो करेंसी बिल ड्राफ्ट किया था, ये उसके हेड थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहला सवाल यही कि बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हमारी तो पार्टी शुरू हो गई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने यह फैसला सुना सरकार का कि अब टैक्स लगेगा? शुक्रिया अरुण। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो उसी दिन जैसे ही अनाउंसमेंट हो रहा था वित्त मंत्री के द्वारा, मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में मैंने कहा कि ये अच्छा मूव है, इससे कुछ चीजें साफ हो रही हैं। बट ये दोनों प्रस्ताव 30% रेट ऑफ टैक्सेशन बहुत ज्यादा है और 1% टीडीएस की बहुत प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। तो मैंने उसमें लिखा कि ये पार्टी इज ओवर नाउ फॉर द क्रिप्टो गाइस। उप्स, आप कह रहे हैं पार्टी इज ओवर। पर अब बताइए कि क्योंकि टैक्स लग रहा है क्रिप्टो करेंसी पर, तो बहुत सारे लोग इसकी इंटरप्रिटेशन यही लेकर चल रहे हैं कि अब इसे एक तरह से मान्यता मिल गई है, एक तरह से लेजिटिमाइज हो गया है। आपके मैं थॉट्स जानना चाहूंगा इस पर। ये लेजिटिमेट बिजनेस है। जो नहीं था वो ये था कि सरकार ने इसको रेगुलेशन करने के लिए, इसको रिकग्नाइज करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। ठीक है, उसके कई पक्ष हैं। एक तो आप जैसे किसी भी असेट क्लास कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं जी, कोई इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन के लिए क्रिएट करते हैं, राइट। उसकी इनकम वगैरह को आप टैक्स के लिए क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये चीजें नहीं थी। अब बट ये इलीगल बिजनेस नहीं था, इलेजिटिमेट बिजनेस नहीं था, राइट। अब ये टैक्सेशन पर्पस के लिए इसमें काफी क्लैरिटी आ गई। जब तक ये प्रपोजल नहीं था तब तक ना तो इन्वेस्टर्स को पता था कि इस पे क्या टैक्स लगेगा, मुझे टैक्स देना भी है या नहीं देना है, और ना ही टैक्सेशन अथॉरिटीज को ये मालूम था कि मुझे इस पे टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है।
लेकिन जो रेगुलेशन को लेकर हेजीनेस है वो तो कंटिन्यू है। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं। ना तो इससे ये लेजिटिमेट बन जाता है और ना ये इलेजिटिमेट था, तो जो हेजीनेस है वो बरकरार है। लेकिन सर वहीं 30% का टैक्स, ये बहुत बड़ी मतलब राशि है और कहीं ना कहीं मैसेज ये जाता है कि सरकार डिस्करेज कर रही है। आपका भी ये मानना है, इज इट डिस्करेजिंग? इन्वेस्टर के लिए है समस्या 30% टैक्स देना। अब वो कोई भी इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब अगर आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करें, अभी क्लियर नहीं है कि अगर एक क्रिप्टो असेट पे आपको नुकसान होता है तो उस नुकसान को आप दूसरी क्रिप्टो असेट के फायदे पे एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इतना तो क्लियर है कि इस लॉस को आप किसी दूसरी असेट पे नहीं कर सकते। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मतलब विद इन क्रिप्टो करेंसी आप ऐसा कर सकते हैं कि चलिए एक क्रिप्टो करेंसी से अगर आपको फायदा हो और दूसरी से नुकसान, तो आप जो नेट आपका है उस पर आप टैक्स दे दे। हालांकि उस पर भी अभी क्लैरिटी आनी जो है वो बाकी है, लेकिन आप मानते हैं कि इससे रेगुलेशन के द्वार जरूर खुल गए हैं सर? देखिए, रेगुलेशन जो है ना वो किसी असेट क्लास को के लिए किया जाना चाहिए। तो पहले विषय है असेट क्लास का, ठीक है। इसी तरह से बिजनेसेस का भी रेगुलेशन होता है। तो रेगुलेशन से पहले आता है वो बिजनेस, राइट। और किस सेटअप में, किस सिस्टम में आप उस बिजनेस को करते हैं, उस असेट को क्रिएट करते हैं। जैसे कंपनीज हैं तो कंपनी बना के आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो किस इंस्टीट्यूशन फॉर्म में आप वो काम करते हैं वो रेगुलेशन से पहले आता है। चलिए, अब आखिरी के 2 सवाल सर मेरे पास आपके लिए हैं। सबसे पहले तो क्योंकि हम रेगुलेशन की बात कर ही रहे हैं, तो अब अगर रेगुलेशन हमें करनी है तो उससे पहले इमीडिएटली कौन सी, चलिए 3 चीजें बता दीजिए कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो सरकार को इमीडिएटली एड्रेस करनी चाहिए। नंबर 1, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे डील करोगे। नंबर 2, आप डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डील करोगे। नंबर 3, आप उसमें क्या इस सिस्टम में क्या असेट रिकॉग्नाइज करते हो और कौन सी असेट को कैसे आप डील करना चाहते हो, किसको आप रिकॉग्नाइज करोगे, किसको आप नहीं रिकॉग्नाइज करोगे। बिकॉज बहुत सारी क्रिप्टो एसेट्स हैं, हर तरह की हैं। तो ये अगर 3 चीजें हम पहले क्लियर कर लें अपने दिमाग में, तब हम रेगुलेशन ला सकते हैं। चलिए, अब सरकार ने कहा कि ब्लॉकचेन पर बेस्ड उनकी एक अपनी डिजिटल करेंसी होगी। इसे टेक्निकल भाषा में सीबीडीसी कहा जाता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बट आरबीआई का जो एक डिजिटल करेंसी है वो आएगी जिसका आधार ब्लॉकचेन होगा। तो आखिरी में सर, आखिरी जो सवाल है मेरा वो यही है कि आपके सीबीडीसी पर क्या थॉट्स है? तो मेरी समझ में क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी के बारे में के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो मुझे लगता नहीं है कि रिजर्व बैंक इस पे जाएगा और इसको प्रैक्टिकली, और अगर आप इसको यूजर्स के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो जो हमारे छोटे व्यापारी हैं या जो लो इनकम वर्ग है, वो इसको डिजिटल वॉलेट्स के माध्यम से और इस तरह के मैकेनिज्म्स पे काम कर ही नहीं पाएगा, राइट। सो मुझे मेरी समझ के हिसाब से तो अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच अरुण, शुक्रिया। थैंक यू। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हमने बहुत सारी चीजें इस सेगमेंट में एड्रेस कर दी, लेकिन जो डायरेक्ट सवाल है जनता से लेने वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्रेक के बाद हमारे मेहमान रोहास नागपाल आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जो आपके भेजे हुए सवालों का बहुत ही सरल तरीके से जवाब देने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो।
आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है हमारे सेगमेंट सवाल जवाब का, जहां पर आपके भेजे हुए सवालों को हम हमारे एक्सपर्ट के पास लेकर जाने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट है रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट एट हाईफाई ब्लॉकचेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मैं लूं उससे पहले मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब क्रिप्टो टैक्स की बात हुई, वो भी 30% का क्रिप्टो टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया इस साल के बजट में? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 30 हो या 20 हो या 40 हो, लोगों को तो कभी भी टैक्स अच्छा नहीं लगेगा। बट क्या मुझे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने एक सिंगल टर्म को डिफाइन कर दिया जिसका नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट, और जो अलग अलग किस्म के क्रिप्टोज होते हैं उसके अंदर कवर हो गए हैं और लीगल डेफिनेशन मिल गई है। तो मेरे हिसाब से जो पहले फड होता था, FUD जिसको हम बोलते हैं, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट, कि लोगों को बहुत डर लगता था। जैसे मेरा भी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है तो हमें डर लगता है कि अरे कल ये बैन तो नहीं हो जाए। अब क्लियर है कि सरकार को बैन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने अच्छी डेफिनेशन दे दी है और अब बहुत सारी चीजें हम आराम से लीगली कर सकते हैं। और जो इंडिया के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, अब उन्हें बाहर देशों में जा जाके रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, वो इंडिया से ही डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अब जनता के सवाल पर आ जाते हैं। दो क्वेरीज हैं, सिमिलर है, मैंने एक साथ इसीलिए ने रखा है। राशिद है और एक और आईडी है, दोनों ने एक जैसा सवाल भेजा है। पहला सवाल है, इट्स रियली टू मच, इट मस्ट बी रिड्यूस्ड, और दूसरा यही है कि 30% टैक्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। तो आपने कहा आप खुश हैं, लेकिन यूजुअली बेटिंग जैसी चीजों पर इतना ज्यादा टैक्स होता है, तो ये डिस्करेजिंग मूव की तरह नहीं देखते आप? बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें तो 30 से भी ज्यादा है, क्योंकि सरचार्ज भी लगते हैं। तो आप किस इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं? आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं जो 40% से ऊपर टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि वो टॉप स्लैब में आते हैं। तो अगर मैं उसको देखूं तो 30% मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए 30% ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं लगता। चलिए, जेके गौतम की अगली क्वेरी है, अगर क्रिप्टो लीगल ही नहीं है तो टैक्स किस आधार पर लगाया गया है? नहीं, ये एक्चुअली गलत फहमी है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने काले कलर की टी शर्ट पहनी है, कौन सा इंडिया का लॉ है जो बोलता है कि काले कलर की टी शर्ट पहनना अलाउड है? कोई ऐसा लॉ नहीं है। जब मेरे पीछे जो वॉलपेपर लगा है, क्या कोई लॉ है जो बोलता है वॉलपेपर लगाना अलाउड है? तो उसी तरह जरूरी नहीं है कि किसी चीज को गवर्नमेंट डिफाइन करके बोले ये लीगल है। तो पहले भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, उन्होंने बैंकों को बोला था कि आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बिजनेस मत दें या उनके साथ ट्रांजैक्शन मत अलाउ करें। उन्होंने कभी नहीं बोला था कि क्रिप्टो इलीगल है। तो क्रिप्टो हमारे देश में कभी भी इलीगल नहीं था, और आज गवर्नमेंट ने उसको डेफिनेशन देके हमारा रास्ता काफी क्लियर कर दिया है। तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो एकदम लीगल है, जब तक कि वो VDA की डेफिनेशन के अंदर फिट आ जाता है। तो बस उसमें तो मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें क्विक डिस्क्लेमर वही है कि इसे करेंसी की मान्यता नहीं सरकार देने के लिए इंटरेस्टेड है। वो तो होनी भी नहीं चाहिए। वो तो होनी भी नहीं चाहिए। वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा भी, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, एंथुसियास्ट ने यही कहा कि हमें वो चाहिए भी नहीं, और जैसे आप भी कह रहे हैं। पर एक डिस्क्लेमर वही है कि सरकार बार बार यही कह रही है कि हम उसे करेंसी की तरह मान्यता नहीं दे रहे हैं, लीगल टेंडर नहीं है। अगला सवाल जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग आईडी का नाम है इनका, लॉल किला। तो ये पूछ रहे हैं, इज इट लीगल नाउ? और ये भी बहुत सारे लोगों के मन में था कि अगेन वही वो जो हेजीनेस है, वो जो थोड़ा ग्रे जोन है, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो, आपको लगता है? एकदम क्लियर है। अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ें तो वो बहुत अच्छी, बहुत डिटेल्ड और वाइड है, और हर किस्म का जो क्रिप्टो है उसके अंदर बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया में जितने भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे लिए एकदम गुड न्यूज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लीगल और ये जितनी भी डेफिनेशंस है वो हम टाइम एंड अगेन आपके सामने रखते आए हैं और उसको डिस्कस करते आए हैं। तो देखिए, वही बात है, जैसे रोहास ने भी कहा कि लेजिटिमाइज हो गया है, लीगल है, लेकिन रेगुलेशन अभी नहीं आया है। कोई अभी आगे जाके कोई बिल आएगा अगर, तो और भी जानकारी जो है वो जरूर होगी, लेकिन क्योंकि टैक्स लगना शुरू हो चुका है तो इसका मतलब एक जो लेजिटिमाइज है ये वो जरूर हो गया। इसी के साथ फिलहाल शो होता है खत्म, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप चाहते हैं हम अगले एपिसोड में शामिल करें, तो आप हमें सोशल मीडिया पर टैग कर सकते हैं NDTV इंडिया को। मेरा नाम अरुण सिंह है, मुझे भी आप टैग कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं, खुद की वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, तो वो भी हम जरूर इस शो में शामिल जरूर करेंगे, क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो। इसी के साथ ही यहां शो होता है खत्म। मेरी तरफ से अलविदा।